तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आज। जय सीताराम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद स्पीडी सिंह में और एडीफाइंग में। दोस्तों आज चूंकि हम जनवरी करंट अफेयर कर रहे थे और जनवरी करंट अफेयर का पार्ट 2 है हमारा। आज हम देखेंगे जनवरी करंट अफेयर पार्ट 2 और इसके आज का डेट है 25/8/2025। 25/8/25 है। और एक बहुत ही जरूरी सूचना है कि अगर आप सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, अगर आप 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बिहार एसआई जो कि आने वाला है, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी या फिर जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें भी करंट अफेयर की जरूरत पड़ती है, तो अगर आपने मेरे वीडियो को देख लिया इतने डिटेलिंग में, मैं लेट से इसलिए ला रही हूँ कि एक तो मेरी तबीयत खराब थी और दूसरा कि मैं ना हर तरीके से आपको जनवरी अगर मैं दे रही हूँ तो पूरे तरीके से जनवरी या करंट अफेयर कवर रहे, इतना लेवल पे कवर रहे कि आप अगर कोई भी एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो आपको इसमें से जो अगर आप पढ़ के जाते हैं तो कुछ भी छूटे नहीं। तो मेरा यही प्रयास रहता है दोस्तों। इसलिए डिटेलिंग में थोड़ी सी समय लग जाती है और चैनल नया है, भरोसा करना आपके लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो करंट अफेयर जो है आपकी गारंटी हो जाएगी। और उसके लिए मुझे भी एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो आप मेरे चैनल बीपीएससी विद स्पीडी सिंह पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें और इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और हम क्लास की शुरुआत करते हैं सीधी बात नो बकवास करते हुए। यहाँ पे देखते हैं 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जब चल रहा था तो उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन बनाने की जो है घोषणा की गई है। कहाँ पे बनेगा? भारत में। कहाँ बनेगा? भारत में बनेगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन बनेगा और इसकी घोषणा किसने की है? तो रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री कौन है दोस्तों? अश्विनी वैष्णव। आपको याद होगा, इसलिए मैंने इसको ज्यादा लिया नहीं, समय नहीं है हमारे पास उतना। नेक्स्ट है, एक दुनिया में सबसे पहला जो है महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है। आप महामृत्युंजय मंत्र जानते हैं, तो उसी को लेकर महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? तपोवन आश्रम में की गई है, जो कि प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है। और ये कितने फीट लंबा है? तो 52 फीट लंबा है। कितने फीट? 52 फीट। कहाँ? तपोवन आश्रम। और तपोवन आश्रम है कहाँ? तो प्रयागराज में है। और ये महामृत्युंजय, ये आप जानते हैं कि मृत्यु से, भय से बचाने के लिए जो है शिव जी का बहुत ही ज्यादा जो है शक्तिशाली मंत्र है महामृत्युंजय, और इसी को लेकर जो है स्थापना की गई। हम नेक्स्ट पर पढ़ते हैं CSIR का मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स। इनोवेशन का मतलब जानते हैं, नए नए आइडिया, नए नए तकनीक। तो इनोवेशन, मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, अपने तरह का पहला मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको CSIR का याद रखना है। CSIR कहाँ बना है? तो मुंबई में बना है। कहाँ बना है दोस्तों? मुंबई में। और किसने इसके उद्घाटन किया है? तो जितेंद्र सिंह। किसने? मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है MSME का। MSME यानी जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो है हमारा एक मंत्रालय है। जितने भी सूक्ष्म और लघु उद्योग होते हैं उनके लिए ये मंत्रालय है। तो उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, टीम प्रोजेक्ट। ठीक है, इसने टीम प्रोजेक्ट यानी जो है ट्रेड एफिशिएंसी जो है वो प्रोग्राम है, और ट्रेड एफिशिएंसी मार्केट प्रोग्राम है। और इसका जो हिंदी है वो है व्यापार सक्षमता और विपणन पहल। क्या है? व्यापार सक्षमता और विपणन पहल। ये पहल किस मंत्रालय के लिए शुरू किया गया है? तो MSME के लिए। किसके लिए? MSME के लिए। ये जो टीम प्रोजेक्ट है इसके लिए कितने पैसे दिए जाएंगे ये इंपॉर्टेंट है। 277.35 करोड़ रुपया। कितना पैसा दिया जाएगा? 277.35 करोड़ रुपया जो है वो आपको MSME के टीम प्रोजेक्ट के लिए लगाया जा रहा है। और ये कितने दिन का प्रोग्राम होगा? 3 साल का प्रोग्राम होगा। देखिए, इस तरह के करंट अफेयर को आप स्किप करके नहीं जा सकते, स्पेशली बीपीएससी के केस में, क्योंकि ये आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ही फंसाता है बीपीएससी। और ये सारे स्टेटमेंट बन सकते हैं कि टीम प्रोजेक्ट जो है किसका है? तो MSME का है। प्रोजेक्ट का पैसा कितना है? तो 277.35 करोड़। ईयर कितना है? 3 साल है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये 5 लाख MSME, जो भी MSME है हमारे देश में, उनमें से 5 लाख MSME को डिजिटल बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? डिजिटल बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है इसका सारा। एक और है सुधारों का वर्ष। रक्षा मंत्रालय ने, अब ये पूछ देगा कि किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, तो वो है रक्षा मंत्रालय। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है
कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किसका वर्ष घोषित किया है, तो उसका आंसर होगा सुधारों का वर्ष। किसका वर्ष? सुधारों का वर्ष। तो आपको इस तरह से इसको याद करना है। अब हम एक स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे अगले स्लाइड में पहला क्वेश्चन है 2024। अब ये 2024 क्यों इंपॉर्टेंट है? तो 1901 के बाद सबसे गर्म साल जो रहा है वो 2024 रहा है। भारत का सबसे ज्यादा गर्म साल रहा है 2024 1901 के बाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं फल्गु नदी, जिसको हम कहते हैं निरंजना नदी। ठीक है, तो फल्गु नदी क्यों चर्चा में है? तो फल्गु नदी चूंकि जानते हैं आप कि गया जी जब हम जाते हैं तो फल्गु नदी जो है ये गया जी के तट पर, गया जी जो है फल्गु नदी के तट पर ही स्थापित है। और इसके अलावा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी इसी नदी किनारे यानी कि निरंजना नदी के किनारे ही हुई थी। तो ये नदी जो है अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत इस नदी का जब है पुनर्जीवन किया जाएगा। मतलब इस नदी को जो है इसका जो विकास किया जाएगा, इसमें जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाया जाएगा। तो फल्गु नदी मतलब इसको किस प्रोजेक्ट के तहत? नमामि गंगे के तहत। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कोई जानता है और बहुत धमाचौकड़ी भीड़ भाड़ हुआ है इसलिए सबको पता है। तो महाकुंभ लगा है कब से कब तक? 13 जनवरी से शुरू हुआ और 26 फरवरी तक चला। ठीक है, और ये कहाँ हुआ है? तो प्रयागराज में हुआ है। सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है इसको। ठीक है, तो ये चीज है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे, 125 से 150 साल पुराना, इसके बीच में मतलब 125 से 150 साल वर्षों के बीच में एक पुरानी बावड़ी मिली है। बावड़ी मतलब एक छोटा सा तालाब होता है, वो तालाब एक कुआं टाइप का जो तालाब होता है वो मिली है बावड़ी। वो कहाँ से मिली है? तो संभल से मिली है। और ये संभल कहाँ है? तो यूपी में है। कहाँ से मिली है? संभल यूपी में मिली है। नेक्स्ट, काम्या कार्तिकेयन जी की चर्चा हम करेंगे। अब काम्या कार्तिकेयन जी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो सबसे ये युवा पर्वतारोही है। ठीक है, महिला है, युवा पर्वतारोही है, यानी कि पर्वत चढ़ाई करती हैं, ये ट्रैकिंग करती हैं। और इनके नाम एक उपलब्धि दर्ज हुई है, वो ये है कि ये 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटी। 7 जो महाद्वीप है हमारे यहाँ पता है ना, एशिया है, यूरोप है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इस सब में 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटी जितने भी है, जैसे रॉकीज है, इंडीज है, एवरेस्ट है, तो इस तरह से जितने भी चोटी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली जो है, रॉकी जो पर्वतमाला है, इंडीज पर्वतमाला है, सॉरी, जो एवरेस्ट है, आल्पस है, एल्ब्रुस है, तो ये सब जितने भी ऊंची चोटियां हैं 7, उन पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बनी है। कौन? काम्या कार्तिकेयन जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, कहीं ना कहीं तो पूछ ही देगा, इसलिए आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत महोत्सव। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामीण भारत महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और किसने ग्रामीण भारत महोत्सव का जो है वो आपको उद्घाटन किया है? तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने? मोदी जी ने। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और देखते हैं पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला जनरेशन बेटा, यानी बेटा या फिर बीटा बहुत लोग इसको कह रहे हैं, तो जनरेशन बेटा बेबी, ये आप पहले देख लेते हैं कि जनरेशन बेटा बेबी है क्या। तो ये है कि 1 जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2039 तक जो भी बच्चे पैदा होंगे, 2025 से लेकर 2039 तक जितने भी बच्चे इस जनरेशन इस अंदर पैदा होंगे उनको एक जनरेशन नाम दिया गया है। उस जनरेशन को नाम दिया जाएगा बेटा जनरेशन, यानी BETA जनरेशन। और इसमें पहला बच्चा जो जन्म लिया है वो उसका नाम याद रखना है आपको, और बहुत ही कठिन नाम है, फ्रैंकी रेमरुदित्का जेडेंग। क्या नाम है? फ्रैंकी रेमरुदित्का जेडेंग है। और ये बच्चा कहाँ का है? तो ये आइजोल में पैदा हुआ है। आइजोल मिजोरम की राजधानी, मिजोरम का ये बच्चा है और ये पैदा हुआ है आइजोल में 1 जनवरी को रात में 12:30 के करीब।
तो 1 जनवरी को पहला जनरेशन बीटा बेबी कौन बना है, तो फ्रेंकी रेमरुदित्का जेडेंग, और ये मिजोरम आइजो में पैदा हुए हैं। और ये भी देखना याद रखना है कब से कब तक, 25 से 39 तक। अब देखते हैं POEM4 प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म का नाम है। इसरो ने अपना मिशन भेजा है स्पेडेक्स मिशन जो भेजा, तो ये मिशन आपको पता है कि डॉकिंग प्रणाली के लिए हमने पहले वीडियो में पढ़ा है, इसके पहले वाले पार्ट में तो उसमें पढ़ा है कि स्पेसडेक्स मिशन जो इसरो का गया था, जो भारत ने इसकी तरह से डॉकिंग प्रणाली में सफलता हासिल की है, उसी इसरो ने एक POEM4 को भेजा था। इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपना पहला अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म का प्रक्षेपण किया है। POEM4 प्लेटफॉर्म के जरिए इसरो ने अपने पहले अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म का प्रक्षेपण किया है। मैं एक बात बता दूं, जिसने भी इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा है उसको इस वीडियो से ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो सबसे पहले आप लोग जाके इसका पार्ट 1 जरूर देखेंगे, और ये पार्ट 2 है, हो सकता है इसका पार्ट 3 भी आए, क्योंकि जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग को मैंने सारी चीजें दे दी हैं तब तक जो है मैं डिटेल वीडियो बनाना चालू रखूंगी। और इसके अलावा जितने भी लोग हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैंने जो है इसके पांडे सर की बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी चैप्टर्स करा दी है, तो निश्चित रूप से जाके मेरे वीडियो को जो है चेकआउट करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। एक देश है वनुआतू, एक देश का नाम है वनुआतू। अब इसकी चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का देश है। कहाँ का देश है, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है, ठीक है। तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का देश है, और इसमें क्या हुआ है, तो इसमें नवंबर 2025 में जो है, नवंबर 2024 में यहाँ भूकंप आया था। क्या आया था, भूकंप आया था, और भूकंप का में ये देश बहुत तबाह हो गया था। तो भारत, चूंकि आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा मदद करता है, इसलिए भारत ने $5 लाख की सहायता दी है। किस देश को, वनुआतू को। वनुआतू को याद रखना है, वनुआतू दक्षिणी प्रशांत महासागर का देश है। अब हम इसको पहले इरेज कर देते हैं, क्योंकि आपको जो है समझने में, देखने में जो है वो कठिनाई ना हो। जितने भी लोगों ने इसको ऊपर नहीं किया है तो वो लोग जो है इसको वीडियो को रोक के देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारा है HMPV यानी ह्यूमन मेटा पैपिलोमा वायरस, यानी ह्यूमन मेटा न्यूमोवा, या फिर न्यूमोवा का ही क्या कहते हैं, पैपिलोमा वायरस। HMPV याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म निश्चित पूछा जा सकता है, किसी ने एग्जाम में तो पूछ ही देगा, आपको याद रखना है। ये वायरस का संक्रमण मिला है भारत में बेंगलुरु से। कहाँ से मिला है, बेंगलुरु से। एक 3 महीने की बच्ची थी बेंगलुरु में, वहां से संक्रमण मिला है। अभी तक भारत में जो है बहुत सारे लोगों को इसका संक्रमण मिल चुका है। और ये वायरस कहाँ से फैला है, आपको पता है वायरस कंट्री कौन सा है, चीन। ये वायरस HMPV वायरस कहाँ से फैला है, चीन से फैला है, और भारत में सबसे पहले बेंगलुरु यानी कर्नाटक में जो है इसका संक्रमण फैला है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है। तो बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया जा रहा है कहाँ, तो गंडक नदी पर, गंडक नदी बनाया जा रहा है। और गंडक नदी में भी किस जिले में बनाया जा रहा है, तो गोपालगंज में। याद रखना है, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया जा रहा है गंडक नदी पर, कहाँ, गोपालगंज में। मैंने, और इसमें याद आया, मैंने बिहार को लेकर 4 महीने का मैं बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी बिहार के क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। 4 महीने की और भी जो महीने की वीडियो है वो मैं बोर्ड पर ला के आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी, बहुत जल्दी वो वीडियो आ जाएगी। लेकिन जितने भी लोगों ने वो 4 महीने के वीडियो नहीं देखे हैं वो निश्चित रूप से जाकर देखिए। मैं उसको बोर्ड पर भी पढ़ा देती, लेकिन चूंकि समय का अभाव है इसलिए आप उसको जरूर जाके देखिए। हम विद्यार्थी हैं और हमें पढ़ने से मतलब है, जो अच्छी चीजें जहां से मिले वहां से ले लेनी चाहिए। तो जितने भी लोगों ने नहीं देखा है वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिहार करंट अफेयर नाम से, आप उस प्लेलिस्ट को जो चेकआउट करेंगे जल्दी से जाके, और सारे वीडियो को देखना। बहुत ही छोटे छोटे वीडियो है, मैंने बहुत ही छोटे वीडियो में बनाती हूँ और उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि सारे फैक्ट को मैं कवर कर सकूँ। नेक्स्ट है सुषमा ब्लॉक। एक सुषमा ब्लॉक बना है, कहाँ बना है, तो ये दिल्ली में बना है सुषमा ब्लॉक। ये सुषमा ब्लॉक क्यों बना है, ये बनाया गया है वर्किंग वीमेन के लिए। वर्किंग वीमेन के लिए गवर्नमेंट की जो हॉस्टल बनी है वो सुषमा ब्लॉक सुषमा स्वराज जी को समर्पित है। और सुषमा स्वराज कौन थी, सुषमा स्वराज एक बीजेपी के लीडर थी, इसके साथ ही भारत की पूर्व विदेश मंत्री भी रही हैं, और ये बहुत ही स्ट्रांग जो है वो महिला नेत्री रही हैं। और इनके नाम से ही इनको श्रद्धांजलि देने के तौर पे सुषमा ब्लॉक का निर्माण कराया गया है। इसका उद्घाटन किए हैं जो गृह मंत्री हैं हमारे, कौन, गृह मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और पहला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुक है जिसका विमोचन किया गया है, और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस जो है वो इस बुक का विमोचन किया गया है किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। अमित शाह कौन है? हमारे गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट है एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVIP। ये जो न्यूज है वो ये है, एक जारवा जनजाति है, और ये जारवा जनजाति कहाँ की है? तो अंडमान एवं निकोबार की। अंडमान एवं निकोबार। ये जारवा जनजाति एक आदिम जनजाति है, मतलब आदि मानव काल की जनजाति है ये, ठीक है। तो इसको पहली बार क्या हुआ है भारत में, पहली बार किसी आदिम काल की जनजाति को मताधिकार का अधिकार दिया गया है, ठीक है। जैसे कि सेंटिनीलीज है, जारवा है, ये सब है, तो इसमें से सबसे पहली वो जनजाति कौन है जिसको मताधिकार का अधिकार दिया गया है? आदिम जनजाति, याद रखना है, जनजाति नहीं, आदिम जनजाति, तो वो है जारवा। अब ये पूछेगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि जारवा जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो करती है अंडमान और निकोबार से, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है प्रवासी भारतीय दिवस। ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, आपको पता है कब से, और कब से 9 जनवरी को मनाया जाता है? तो 2003 से। एक लक्ष्मीमल सिंघवी समिति थी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 2003 में गठित होती है, और वो कहती है कि चूंकि 9 जनवरी को गांधी जी जो है अफ्रीका से हमेशा के लिए वापस आए थे, तो इसीलिए जो है वो उनके स्मृति में, उनके आने की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है, और प्रवासी भारतीयों के योगदान को जो है इस दिवस पर सम्मानित किया जाता है। तो 9 जनवरी को मनाया गया है। इस बार कौन सा संस्करण था? 18वां। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखना है। 9 जनवरी को मनाया जाता है, 18वां संस्करण था, ये सब याद रखना है। और ये कहाँ, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, भुवनेश्वर में। 9 जनवरी 18वां संस्करण, और स्थान क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा में है, वहां मनाया गया है। और इसका शुभारंभ किसने किया? उद्घाटन युवा और खेल मंत्री जो है वो उन्होंने, और इसके साथ साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। इसके थीम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है थीम। ये है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये जो थीम है प्रवासी भारतीय दिवस का, वो है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मतलब इसमें जो है सारा चीज इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज को याद करना है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ आपसे। इसके मुख्य अतिथि कौन है? हर बार एक प्रवासी को अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, एकदम याद रखना है, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जो है, कंगालू याद कर लीजिए तो चलेगा। क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जो है वो त्रिनिदाद और टोबैको की राष्ट्रपति है, ठीक है। त्रिनिदाद और टोबैको की राष्ट्रपति है, और ये लोग वहां पे जाकर राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो हमारे यहाँ से प्रवासी कैसे हुए? बहुत लोग को लगेगा। तो ये लोग जो है हमारे यहाँ से गिरमिटिया मजदूर के तौर पे जो है अंग्रेजों के द्वारा इन देशों में जाए गए थे, जहाँ पे इन्होंने जाके जो है अपनी सरकार बनानी। मॉरिशस में इन लोग, तो इनका प्रशासन पर भी कब्जा है। हम नेक्स्ट जो है अपने, और एक चीज और, 2015 से जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल पर जो है, प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है। उसके पहले 2 साल को मनाया जाता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, 23वां दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला जो है विकलांग लोगों के लिए लगाया जाता है, और विकलांग लोगों के, दिव्यांग जो भी लोग हैं, सॉरी उनको विकलांग नहीं करना है, दिव्यांग जितने भी लोग हैं उनके कलाकृतियों को प्रदर्शन करने के लिए दिव्य कला मेला जो है हर साल लगता है गवर्नमेंट की तरफ से। और इस बार इसका 23वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 23वां। और ये कहाँ लगा है? तो अकोटा स्टेडियम, बड़ौदा, गुजरात में। हमेशा हम लोग जो है इसको दिल्ली मार देते हैं, तो ये गलत है। इस बार जो है अकोटा स्टेडियम, बड़ौदा, गुजरात में जो है 23वां दिव्य कला मेला लगा है। ये आपको वोकल फॉर लोकल, यानी इस थीम पर आधारित है, वोकल फॉर लोकल। और कब से कब तक लगा है? तो 9 से 19 जनवरी तक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने समझौता किया है किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ।
भारत सरकार और माइक्रोसॉफ्ट जो फेसबुक मेटा जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है भारत सरकार ने। और किसके लिए किया है? तो समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो है वो एआई का प्रयोग भारत में, चूंकि भारत एक गरीब देश है, भारत जो है एक विकासशील देश है, तो उसमें किस प्रकार हम एआई का प्रयोग करें जिससे कि समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके, तो इसके लिए भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। अब एक एफएम चैनल है कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि, ये दोनों आकाशवाणी जो हमारे यहाँ है उसका एफएम चैनल है, विशेष एफएम चैनल है। रेडियो के माध्यम से कुंभ की सभी जानकारी को पूरे देश दुनिया में पहुंचाने के लिए जो है दो उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री थे वह योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि जो है उसकी शुरुआत की गई है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेड मोड़ सुरंग। अब ये जेड मोड़ सुरंग कहाँ है? तो ये आपको श्रीनगर से लेह के को जोड़ने वाले रास्ते में है, यानी कि ये कश्मीर को लद्दाख से सालों भर जोड़ के रखेगी। इस सुरंग को बनने के बाद बर्फबारी के मौसम में भी जो है वो कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो है यातायात बाधित नहीं होगा। तो इसके लिए श्रीनगर से लेह के बीच में जेड मोड़ सुरंग स्थापित किया गया, बनाया गया है। और उसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और ये कितने किलोमीटर लंबा है? तो 6.5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबा है? 6.5 किलोमीटर, याद रखना है। इंडस फूड यानी भारतीय फूड जो है उनके एक सम्मेलन होता है, उसका 8वां संस्करण, 8वां इंडस फूड जो संस्करण है 2025, वो कहाँ हुआ है? वो ग्रेटर नोएडा में हुआ है। कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में हुआ है। और किसने इसका उद्घाटन किया है? तो बिहार से ही मंत्री हैं, वो हैं चिराग पासवान। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, तो इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, एक नया राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बना है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये हुई है आपको निजामाबाद में। कहाँ हुई है? निजामाबाद। और निजामाबाद कहाँ है? तो तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में। और इसके पहले अध्यक्ष पल्ले कृष्णा रेड्डी को बनाया गया है। कौन बना है? अब इसे आपने याद कर लिया, तो ये आपको पल्ले कृष्णा रेड्डी, पल्ले कृष्णा रेड्डी को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब भारत में कहां बना है। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन हब को पहले हम जाने, उसके पहले हम जानते हैं कि किस प्रोजेक्ट के तहत बना है। तो ये प्रोजेक्ट है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन प्रोजेक्ट। ये 6000 करोड़ की योजना है और ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। इसके तहत बहुत सारे ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाए जाएंगे, जिसमें से पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बना है। और वो कहाँ बना है? तो ये पूदीमदगा में बना है, जो कि विशाखापत्तनम में है। पूदीमदगा विशाखापत्तनम में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बना है। और किस प्रोजेक्ट के तहत? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन प्रोजेक्ट के तहत बना है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जीज को बना रहा है। कौन बना रहा है? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी बना रहा है। इससे जो है वो प्रतिवर्ष 20 गीगावाट ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होगा। नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 20 गीगावाट, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है? 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा। तो ये आपको याद रखना है, VVIP। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। दुनिया में सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है जामनगर गुजरात में। और ये कौन बना रहे हैं? तो अंबानी बना रहे हैं, यानी मुकेश अंबानी की कंपनी बना रही है, जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट है कवचम। क्या नाम है? कवचम। KAW बड़ा, A छोटा, C बड़ा, H बड़ा, A छोटा, M छोटा। कवचम मौसम प्रणाली। ये मौसम प्रणाली केरल सरकार द्वारा विकसित की गई है और ये दुनिया की सबसे तेज और सबसे सटीक मौसम प्रणालियों में से एक है। कवचम जो है वो केरल सरकार, याद रखना है। एक राष्ट्र एक समय, भारत सरकार अब सोच रही है कि अब देश में जैसे अलग अलग समय पर टाइम जो है उसको अब खत्म कर दिया जाए, एक देश के लिए एक ही समय हो। और इसलिए भारत सरकार जो है इस पर अपना जो है वो प्रावधान करने जा रही है।
नेक्स्ट है भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी सेवा। भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी सेवा के लिए एक प्रोटोटाइप विकसित किया गया है और ये कहाँ विकसित किया गया है? तो बेंगलुरु में विकसित किया गया है, बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है और ये आज की अंतिम स्लाइड है और इसमें पहला है कि हम 26 जनवरी परेड से जुड़े कुछ जो सबसे पहली बार प्रदर्शनी हुई है कुछ वेपन्स की, हथियारों के, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला प्रणाली है संजय। और संजय क्या है? तो संजय एक युद्ध निगरानी प्रणाली है। क्या है? युद्ध निगरानी प्रणाली है संजय। तो इसका पहली बार जो परेड में शामिल किया गया है इसको। और दूसरा जो है प्रलय, संजय और प्रलय को शामिल किया गया। संजय क्या है? युद्ध निगरानी प्रणाली पूछ सकता है। और या फिर ये भी पूछ सकता है कि प्रलय क्या है? तो प्रलय है सरफेस टू सरफेस, यानी सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है प्रलय। इसको भी पहली बार शामिल किया गया है। कुछ चीजें और हुई है पहली बार और वो हुई है डिम्पल सिंह भाटी। अब डिम्पल सिंह भाटी एक अधिकारी हैं और ये 12 फीट ऊंची सीढ़ी पर से चढ़कर सलामी देने के मामले में इनका जो है नाम जो है इस बार चर्चा में आया है, डिम्पल सिंह भाटी। नेक्स्ट है इस बार तीनों सेनाओं की पहली बार संयुक्त झांकी निकाली गई है और जो ये पहली बार हुआ है ऐसा, इसलिए इसको याद रखना है। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट है गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान। क्या नाम है? याद रखना है, गुरगेश। गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये पहला ऐसा चिड़ियाघर बना है जिसको ग्रीन प्रमाण पत्र दिया गया है, यानी हरित प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर कौन बना है? तो वो बना है गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान। और नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल रोजगार प्रदाता, ई श्रम पोर्टल के माध्यम से रोजगार प्रदान करने के मामले में तीसरे स्थान पे आ गया है हमारा बिहार। और ये किस मामले में? शादी विवाह में जो गाना बजा बजा कर अपना रोजगार करते हैं उस मामले में आया है। तो पहले नंबर पे यूपी प्रोवाइड करता है ई श्रम पोर्टल में, सेकंड पे है महाराष्ट्र और थर्ड पे है हमारा प्यारा बिहार। और इसी के साथ आज हम इस पार्ट 2 को खत्म करते हैं। कल हमारा जो है पार्ट 3 आएगा, फाइनल पार्ट आएगा जो जनवरी करंट अफेयर का होगा। और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि अगर आपने इससे पढ़ा है, मेरे वीडियो से अगर आपने पढ़ा है तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा और निश्चित रूप से करंट अफेयर नहीं ही छूटेगा। तो लेकिन इसके लिए अगर आपको मेरे वीडियो से फायदा हुआ है तो एक काम आपको करके जाना है और वो करना है यूपीएससी विद स्वीटी को सब्सक्राइब करना है। बहुत ज़्यादा बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़िए और मुझे आज्ञा दीजिए। जय सीताराम, जय बिहार।